चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। पार्टियों ने कमर कस ली है और जनता के बीच जाना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जहां एक तरफ जनकल्याणकारी योजनाओं का पिटारा जनता के लिए खोल दिया है, तो वहीं बीजेपी केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। आने वाले चुनावों में आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा? जादूगर का जादू चलेगा राजस्थान में या फिर रेगिस्तान में मोदी की लहर चलेगी? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार और जिला महामंत्री पवन जैन जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। शुरू सर मैं आपसे यहीं से करना चाहूँगी, चुनाव से पहले प्रदेश में आपकी नज़र में इस वक्त क्या स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है? देखिए, आने वाले 2023 के राजस्थान के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से एक विजय संकल्प टीम जो अभी घोषणा की है राजस्थान में, वो आने वाले 2023 में एक बहुत अच्छे तरीके से एक 3/4 बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। 2024 में हम केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार को रिपीट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो लगातार 5 वर्ष जनता के बीच में रहते हैं। हम केवल कोई चुनाव लड़ने नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे कैसी भी समस्या जनता के साथ रही हो, उन सब के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और जो अब विजय संकल्प टीम बनाई है, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से एक उत्साह है, दूसरी तरफ कांग्रेस में जिस तरह का 4.5 साल तक जो वादा खिलाफी की है, जो दुष्कर्म के मामले जिस तरह से आ रहे हैं, आपराधिक मामले जिस तरह से आ रहे हैं, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता उनको करारा जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल वापस 2023 में खिलेगा। सर, गहलोत सरकार के अब तक के 4.5 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? जादूगर की जादूगरी चलेगी और गहलोत सरकार ने जो महंगाई राहत कैंप चलाए, आपको लगता है कि जनता को वाकई में उनसे कोई फ़ायदा मिला है और उनका वोट बैंक बढ़ेगा इससे? देखिए, जहाँ तक महंगाई राहत कैंप की बात है, आदरणीय मोदी जी ने भी 80 करोड़ लोगों को योजनाओं का फ़ायदा दिया। गैस कनेक्शन, उज्ज्वला योजना की सब्सिडी दी। किसी ने ऐसा कोई डेटा कलेक्शन का या ऐसा कोई कार्य नहीं किया। जिनको लाभ देना है उन सब का डेटा गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन एक ये इनका दोहरा चरित्र है, उसको दिखाने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी जिन लोगों को जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए उन लोगों का पैसा भी ये डकार गए। तो मेरे ख्याल से महंगाई रहित शिविर कांग्रेस के लिए आफत शिविर साबित होंगे और इनसे कांग्रेस को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता इससे नाराज़ ही है और लोग परेशान हैं। बीजेपी लगातार महंगाई राहत कैंप पर निशाना साधती आई है। उनका कहना है कि आपकी पार्टी का कि हमारी ही पुरानी योजनाओं को नया नाम देके जनता को सरासर बेवकूफ़ बनाया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे अन्नपूर्णा योजना जो चलती थी उसको बंद करके कोरोना काल में, आप देखिए पूरे कोरोना काल में अन्नपूर्णा योजना बंद रही। उसके बाद उसको इंदिरा रसोई के नाम से दोबारा शुरू किया। वही योजना है, उसको दूसरा अमली जामा पहना के ये गहलोत साहब एक तरह से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। रही बात 4.5 साल की, अभी आपने जैसे की थी कि आप देखिए 4.5 साल यानी कि दिसंबर 2018 जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद 17 दिसंबर को शपथ ली थी आदरणीय गहलोत साहब ने। दिल्ली के दोनों लोग नेताओं ने जितने चक्कर लगाए, आदरणीय पायलट जी ने, आदरणीय गहलोत जी ने, और आखिर इनमें पता नहीं क्या थे, हुआ एक मुख्यमंत्री बने, एक उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 4.5 साल तक जो खींचतान चली है, जो कांग्रेस विधायकों को मिनी मुख्यमंत्री का दर्जा आदरणीय गहलोत जी ने लूट की छूट जो दी है, उसके बाद जनता इतनी त्रस्त है कि वहाँ का जो भी विधायक है या विधायक प्रत्याशी है उसको मिनी मुख्यमंत्री बना दिया। यानी कि वो थानों से, तहसीलों से, सबसे बंदी ले रहा है। और इस बात को लेकर जनता में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है और इसका करारा जवाब आने वाले 2023 के दिसंबर में जनता देगी। आने वाले चुनावों में बीजेपी में आपसे जानना चाहूँगी, किन मुख्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी? खास तौर पर भ्रष्टाचार की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री जितने भी अभी यहाँ पर नेता आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है यहाँ पर।
जी बिल्कुल ठीक है। भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, दुष्कर्म के मामले में देश में नंबर 1 है, और जहाँ तक बात करें कि दुष्कर्म के जो आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं उनमें राजस्थान देश में अव्वल है, और उसमें भी अलवर उससे ज़्यादा अव्वल है। और ऐसे मामलों में अब जैसे भ्रष्टाचार की बात करें, हम अलवर लोकल की बात करें, तो यहाँ के कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया जी ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ की सभापति बीना गुप्ता जी ट्रैप हो जाती हैं, रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाते हैं। इवन इससे ज़्यादा भी बड़ी बात क्या होगी कि 803 लोगों को 2500 बीघा ज़मीन का आवंटन टहला क्षेत्र में केशव कुमार मीणा जो एसडीएम रहे हैं राजगढ़, उन्होंने किया। उसके बाद कलेक्टर ने उन शिकायत होने पर कलेक्टर साहब ने उनकी जांच करवाई। आदरणीय जितेंद्र सोनी जी जो एक अच्छे कलेक्टर थे इस ज़िले के लिए, और वास्तव में आपने भी देखा होगा उनके जाने के बाद पूरे ज़िले में ये माना गया था कि जितेंद्र सोनी एक अच्छे कलेक्टर थे। उन्होंने 803 के 3 आवंटनों को रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद यानी कि ये तय हो गया कि इनके द्वारा किए गए आवंटन भ्रष्टाचार से युक्त हैं। कोई हरियाणा के लोगों को भूमि दे दी गई या किसी राजस्थान से बाहर के लोगों को भी भूमि आवंटन कर दिया, यानी कि कलेक्टर साहब ने यह तय कर दिया कि ये आवंटन रद्द हैं। उसके बाद भी एसडीएम केशव कुमार मीणा से को आज तक निलंबित नहीं किया गया। हमारी आपके मंच आपके चैनल के माध्यम से ये मांग भी रहेगी कि जो लोग ये 803 मामलों में 2500 बीघा भूमि जो लगभग 7.5 अरब की भूमि बनती है, सीबीआई से जांच की जाए और केशव कुमार मीणा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार के अनेक मामले ऐसे हैं जिनमें राजस्थान सरकार के लोग फंसे हुए हैं, चाहे पेपर लीक हो, प्रदेश स्तर पर बहुत सारे मामले ऐसे हैं। भ्रष्टाचार के अलावा मैं बात करूं अगर क्राइम की, राजस्थान की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। पुलिस के सामने बेखौफ बदमाश यहां पर घूम रहे हैं। वहीं जब इस बात के लिए जब हम कांग्रेस नेताओं से बात करते हैं तो उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था हमने अब तक 4.5 साल तक बहुत मजबूत की है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था 4.5 साल तक यदि इन्होंने मजबूत की होती तो छिलौड़ी में सीरियल किलिंग नहीं होती। लगातार 3-4 लोगों को गला रेत कर हत्या की जाती है, मूक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं, और जब सीबीआई में जांच की बात आती है तो पुल को धोकर वो पुल साफ कर दिया जाता है। कल ही आप देख लीजिए भरतपुर में रोडवेज की बस में चढ़कर 5-6 लोगों ने और शूट करके एक अपराधी को जो पुलिस कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी में 302 का अपराधी जिन्होंने भाजपा के एक नेता की हत्या का अपराध हो, उसको रोडवेज बस से लाना कहाँ तक उचित है? कौन सा नियम कहता है कि ऐसे अपराधी को तो निश्चित रूप से एक कस्टडी में लेके आ जाना चाहिए ताकि कोई उस पर हमला नहीं कर सके। रोडवेज बस से उसको लेके आए हैं और ये पुलिस की एक व्यवस्था है, और उसको शूट कर दिया पुलिस के सामने। पुलिस एक तरह से डरी हुई है। मैं तो ये कहूँगा कि जो आदरणीय योगी जी ने जो यूपी में किया है कि सारे गैंगस्टर से कह दिया है कि या तो यूपी छोड़ दो या है जो अपने आप को सरेंडर कर दो, तो जिन्होंने यूपी छोड़ा है वो आदरणीय गहलोत जी की सरकार में, कांग्रेस सरकार में वो भरतपुर और अलवर में आ चुके हैं, और वो गैंगस्टर इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। चुनावों से पहले बयानबाजी होना लाजमी है, ऐसा होता है, लेकिन एक हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र हुड्डा ने अपनी तुलना माता सीता से की। उन्होंने माता सीता के लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया। आपको लगता है क्या एक बार फिर से इन बयानों के ज़रिए चुनावों से पहले कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ रहा है? देखिए बिल्कुल सही बात है ये कि ये लोग या तो चुनाव में थोड़ा बहुत हिंदू बन जाते हैं, नहीं निश्चित रूप से हिंदू विरोधी हैं। तुष्टीकरण की नीति 70 सालों से कांग्रेस अपनाती रही है। आप राजगढ़ में जो एसडीएम, वही एसडीएम अभी मैं जिसकी जिक्र कर रहा था, केशव मीणा जी राजगढ़ एसडीएम थे जब राजगढ़ का मंदिर तोड़ा गया, कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है, और जब जो बयान राजेंद्र हुड्डा जी दे रहे हैं उनको माता सीता
के चरणों की धूल भी नहीं है। और वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, निश्चित रूप से हिंदू धर्म का अपमान करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। और राजस्थान की, भारत की जनता इनको बता भी रही है, कांग्रेस एक तरह से विलुप्त होती जा रही है। और कांग्रेस को मतलब कांग्रेस मुक्त भारत ये भारत की जनता करेगी, क्योंकि हिंदू विरोधी जो गतिविधियों में ये शामिल रहे हैं या मुस्लिम तुष्टीकरण सीधा सीधा करते हैं, और उसके आधार पर या उन चीज़ों को देखकर जो राजस्थान की जनता है वो 2023 में इनके आईना दिखाने का काम करेगी। ये तो बात रही मंत्री जी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भी बोल बिगड़ गए मंच पर। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस फिर से रिपीट होती है तो आरएसएस को बिल में घुसा देंगे। ये उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस रिपीट होने वाली नहीं है। और कांग्रेस रिपीट नहीं, डिलीट होगी। राजस्थान से हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस जाने वाली है, क्योंकि इन लोगों ने, जहाँ तक आरएसएस की बात है, हिंदू सनातन संस्कृति को जीवित रखने का जो काम किया है वो हमारे मातृ संस्था आरएसएस ने किया है। और आरएसएस के बारे में इस तरह के बयानबाजी इनको शोभा नहीं देते। हिंदू सनातन संस्कृति के विरोध में इस तरह के बयान है ये, कि जो सनातन के पक्ष में या सनातन की जागृति, हिंदू जागृति के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से इनको अखर रहे हैं। क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की नीति, जो वोट की नीति थी कि तुष्टीकरण करो और वोट लो, उस पर असर पड़ रहा है। हिंदू भी एकजुटता में आ रहा है। जिस तरह से पहले तुष्टीकरण कर समुदाय विशेष को एकजुट करते थे, तो हिंदू भी एकजुट होने जा रहा है। उसके कारण ये बौखलाहट में दिए गए इस तरह के बयान हैं। मैं इनकी निंदा करता हूँ। गहलोत सरकार ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए अब जातियों को भी साधना शुरू कर दिया है। बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी 15 बोर्डों का गठन कर दिया, जैसे अभी हाल ही में श्री कृष्ण बोर्ड का कर दिया गठन। तो और बजट है नहीं इनके पास में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस तरह के सपने दिखाना और जैसे जिलों का जो बनाना है, यदि इनके पास बजट होते तो जितने ज़िले बनाए हैं, जितने बोर्डों का गठन किया है, उनमें कोई कर्मचारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये वादा खिलाफी करके या एक तरह से झूठ बोलकर 2018 में सरकार में आ गए थे। इनका पहला ही घोषणा पत्र का पहला जो एक घोषणा है कि 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। ये मालाखेड़ा में राहुल गांधी ने बयान दिए थे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उससे 10 दिन गिन लेना, किसानों के सभी तरह के कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे। और नेट पर इनका घोषणा पत्र डला हुआ है। मेरी सबसे एक अपील भी है कि उन सब चीज़ों को देखें भी कि कितना ये घोषणा पत्र को पूरा कर पाए हैं। तो वादा खिलाफी करके ये एक तरह से राजस्थान की सरकार बना ली इन्होंने 2018 में। उन सब चीज़ों का बदला अब राजस्थान की जनता इनके साथ लेगी और 2023 में कांग्रेस यहाँ से रिपीट नहीं, डिलीट होगी। सर, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत गरमाया हुआ सर ये मुद्दा है, और इस पर कांग्रेस का ये कहना है कि किसी भी कीमत पर हम यूसीसी को नहीं आने देंगे। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। मैं आपसे आपका स्टैंड जानना चाहूँगी कि यूसीसी पर आपकी क्या राय है? मैं आपके माध्यम से सबसे पहले कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ, संविधान का अनुच्छेद 44 जिसमें यूसीसी को आवश्यक बनाया गया है, तब क्या भारतीय जनता पार्टी थी या जनसंघ था? तो कांग्रेस या हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस वक्त संविधान बनाते समय ही समान नागरिक संहिता को एक आवश्यक अंग बताया। और समान नागरिक संहिता किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि जब तक लोग सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में हमारे लगभग यूसीसी है। क्रिमिनल मामलों में चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए एक ही कानून लागू होते हैं। लेकिन जहाँ तक सिविल मामले हैं जिसमें फैमिली है, कॉन्ट्रैक्ट है, गार्जियनशिप है, उन मामलों में हिंदुओं का या हिंदुओं के अलावा बाकी सभी धर्मों के, इस्लाम को छोड़ दें तो सब यूसीसी के दायरे में धीरे धीरे उनमें संशोधन किया जा चुका है। एक देश में रहने वाले हर इंसान के साथ सिविल मामलों में एक ही कानून होना चाहिए, और यही समान नागरिक संहिता है कि जो कानून
एक व्यक्ति के लिए लागू हो या एक धर्म के लोगों के लागू हो, वो सभी धर्मों के लोगों के लिए वही कानून सिविल में लागू होने चाहिए। ये समान नागरिक संहिता है और इसकी आवश्यकता अब निश्चित रूप से 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है और कम से कम 6 या 7 बार सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में डायरेक्शन दे चुकी है भारत सरकार को कि आप समान नागरिक संहिता लागू करें, इसके लिए प्रयास करें। अब हमारी आदरणीय मोदी जी की सरकार इसमें पहल कर रही है, तो इन लोगों को पता नहीं क्यों अब मिर्च लग रही है, बल्कि इनको समान नागरिक संहिता में साथ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस समेत कई विरोधी पार्टियां इस बात पर भी सवाल खड़े कर रही हैं कि केंद्र में 9 साल से आपकी सरकार थी, ये लोकसभा चुनावों से ठीक कुछ वक्त पहले ही क्यों याद आया भारतीय जनता पार्टी को कि इसको लेके आना है? नहीं, ये तो मैंने आपको बताया आज़ादी के समय का मुद्दा है और इसका एक वक्त आना था। यानी कि आपको मैं उस तरह से बताऊं कि जब तक एक संप्रदाय के लोग, यानी कि हम सब लोग कबीले के रहने वाले थे, किसी आखिरी युग में देखा, एक संप्रदाय के लोग एक ही संप्रदाय में जब तक व्यवहार या विवाह आदि कर रहे हैं, तब तक इन चीज़ों की समस्या नहीं आती। जब इंटरचेंज होने लगता है तब इन चीज़ों की प्रॉब्लम आती है कि यदि किसी एक धर्म के व्यक्ति ने दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर ली तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इंटरचेंज या वो चीज़ें अब ज़्यादा पैदा होने लगी है। अब एक वक्त आ गया है कि समान नागरिक संहिता लागू हो और इस पर एक देश में बहस छिड़े और अच्छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक यदि कोई सुझाव हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी है, विपक्षी दल हैं, कांग्रेस है, उन सबको अपने सुझाव देने चाहिए और समान नागरिक संहिता का स्वागत करना चाहिए। आपके इसी जवाब से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है जो चुनावों से पहले आ रहा है, लव जिहाद का। जैसे आपने कहा कि एक धर्म और दूसरे धर्म में शादी, तो लव जिहाद में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। लड़के आजकल मुस्लिम जो हैं लड़के, वो अपना नाम बदल कर हिंदू नाम रखकर जिस तरीके से लड़कियों से शादी कर रहे हैं, तो लव जिहाद के मामले भी बहुत आ रहे हैं सामने। इस पर आप क्या कहें? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। लव जिहाद के मामले निश्चित रूप से एक फंडिंग के तहत और हो रही है। यहाँ हमारे मेवात क्षेत्र में देखें तो इनका जो एक मुद्दा है अपना, एक इस बात को लेकर है कि हिंदू लड़कियों को बेला फुसला कर या मुस्लिम लड़के अपना हिंदू नाम रखकर उनको फेसबुक फ्रेंड बनाकर उस तरह, आपने अभी वो फिल्म भी आई केरला स्टोरी में भी देखा हुआ, लगभग वो लव जिहाद ही है और उसके तहत वहाँ तो ISI तक लड़कियों को पहुँचाया जाता है। तो ये एक फंडिंग है, एक सुनियोजित षड्यंत्र है इसमें कोई। तो इसको रोकने के लिए इस तरह के कानून बनने चाहिए कि लव जिहाद कम से कम हो, ऐसा लव जिहाद होना ही नहीं चाहिए। सर, चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान जो हैं वो सचिन पायलट, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक करने में जो है जुटे हुए हैं। मतलब जैसे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो भी खींचतान चल रही थी, अब दिल्ली में हुई बैठक के बाद उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जैसे 2018 के इलेक्शन में एकजुट होकर अगर मैदान में आते हैं तो क्या बीजेपी के लिए कोई संकट पैदा हो सकता है? क्योंकि पूर्वी राजस्थान की बात करें तो 40 से ज़्यादा सीटों पर सचिन पायलट का खासा प्रभाव है। सब कुछ यदि ठीक होता तो गहलोत जी भी कहते। आपने देखा गहलोत जी के कई बयान आए हैं इस बारे में कि सब कुछ ठीक है, इनकी 3 मांगे मान ली हैं, 4 मांगे मान ली हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से जब तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग रेत में अपना मुंह छिपाकर ये सोचता है कि सब कुछ निकल जाएगा, इसी तरह इनका शीर्ष नेतृत्व जब गहलोत जी और पायलट में झगड़ा होता है शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह छिपा लेते हैं और तूफान निकलने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो तूफान निकलेगा नहीं। और इन से फ़र्क क्या पड़ने वाला है? इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये दोनों अपनी कुर्सी की लड़ाई को लेकर पूरे 4.5 साल तक लड़ते रहे। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं था। होटलों में पूरी सरकार बैठी रही। कोरोना में जहाँ सेवा करने का अवसर था, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहाँ जनता के बीच में जाकर सेवा की, ये सारे के सारे विधायकों को लेकर करीब 1.5-2-3 महीने के आसपास होटलों में बैठे रहे। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी। सर, साफ दिख रहा है कि 2023 विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है
सीपी जोशी जी की नई टीम का ऐलान किया गया, जिसमें हमने देखा कि युवाओं को भी मौका दिया गया है, अनुभव का भी मेल है। आपको लगता है ये मेल आने वाले चुनावों में कोई खेल नया दिखा सकता है? बिल्कुल। आदरणीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और उसमें जो विजय संकल्प टीम जो की घोषणा हुई है, वो निश्चित रूप से 2023 में और अधिक उत्साह से कार्य करेगी। और हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय बाबा बालकनाथ जी को प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर जो दायित्व दिया है, वो निश्चित रूप से अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनाएंगे। और हमारे आदरणीय सतीश पूनिया जी को और किरोड़ी लाल जी को अभी कल परसों जो घोषणा हुई है, उसमें राष्ट्रीय कार्य समिति में जो स्थान दिया गया है, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2/3 बहुमत के साथ राजस्थान में 2023 में सरकार बनाएगी। सर, बीजेपी युवा वोट बैंक को साधने की किस तरीके से कोशिश कर रही है, क्योंकि गहलोत सरकार के खिलाफ युवाओं में खासा आक्रोश है पेपर लीक मामले को लेकर। सीधा जो है युवाओं ने ये आरोप लगाए हैं सरकार पर कि उनके भविष्य को खराब करने में गहलोत सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। सरकार की नाकामी उनके भविष्य को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह बनी है। इसको क्या आपकी पार्टी युवाओं को कैसे इस बात का आश्वासन देगी कि अगर आप सत्ता में वापस आते हैं तो ऐसे पेपर लीक के मामले या युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होगा? बिल्कुल। देखो, 4.5 साल के अंदर जिस तरह से कांग्रेस के शासन में हर पेपर लीक हुआ है, हर पेपर आउट हुआ है, पेपर बेचे जा रहे हैं, यानी कि पेपरों का एक उद्योग चल रहा है, तो उससे राजस्थान के जो युवा वर्ग है वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार से एकदम नाराज है, एकदम उनके जीवन से, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आती है, आएगी और निश्चित रूप से आएगी, तो इस तरह के जो मामले हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। निश्चित रूप से बहुत एक अच्छी व्यवस्था के तहत इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं जो पारदर्शी रहें, सबको लिए पारदर्शिता हो, इस प्रकार का कार्य करेगी। शुरू में भले ही बीजेपी के जो जनसभा आयोजित यहाँ पे की जा रही थी, जो दौरे हो रहे थे, उनमें भीड़ का थोड़ा सा, मैं कहूँगी तादाद थोड़ी कम थी, लेकिन अभी पिछले अगर 1 महीने की बात की जाए, चाहे अमित शाह जी का दौरा हो, राजनाथ सिंह जी का दौरा हो या अभी पीएम मोदी जी का दौरा हो, भारी तादाद में भीड़ नज़र आ रही है। आपको लगता है कि चुनाव के बाद आने वाले बदलाव की ओर ये भीड़ इशारा कर रही है? बिल्कुल। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से जो एक अपने आप में व्यक्तित्व है, जो विश्व के सबसे बड़े नेता, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के विश्व के सबसे बड़े नेता, जो लगभग 80-85% लोकप्रिय है। और आप देखेंगे कि विश्व में जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, चाहे पापुआ न्यू गिनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री जिनको मोदी जी बॉस, ऑस्ट्रेलिया का आपके अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ के लिए मांगते हैं। तो जो छाप छोड़ के अभी फ्रांस के दौरे पे हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में जो बनाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उस बात को भारत का युवा और भारत की जनता, राजस्थान की जनता उस बात को उस तरह देखती है कि भारत में एक कुशल और दृढ़ एक नेतृत्व की आवश्यकता है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही दे सकते हैं। और जहाँ डबल इंजन की सरकार होती है, जहाँ चाहे आप यूपी देखो, यूपी में आज एक भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से पूछें तो कानून व्यवस्था को लेकर इतना खुश है कि मोदी जी की सरकार को ही सब चाहते हैं। और इवन वहाँ स्थिति ये है कि यदि जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं तो एक भी अपराधी भगने को तैयार नहीं है, वो मानते हैं कि हम जेल में ही सुरक्षित हैं। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी, कानून व्यवस्था जो देना चाहती है, वो भारत की जनता, राजस्थान की जनता को देना चाहती है। ये बात कह के आपने यूपी के कई गैंगस्टर की ये याद दिला दी। खैर, अब मैं बात थोड़ी सी अलवर शहर की भी करना चाहूँगी। यहाँ पर अलवर में विधायक बीजेपी के हैं, सत्ता में कांग्रेस की सरकार है। आपको लगता है कि
इस वजह से कभी कभी टकराव की स्थिति आती है। क्या यही एक वजह रही कि अलवर का विकास उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, या बजट उतना हमको नहीं मिलता? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये लोग, कांग्रेस के जो लोग हैं, ये एक भेदभाव की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, क्योंकि विधायक तो चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो चाहे कांग्रेस से हो, जनता का विधायक होता है। जनता का विधायक, यहाँ पर हमारे अलवर शहर से संजय शर्मा जी विधायक हैं, वो जनता के विधायक हैं। पार्टी सेकेंडरी चीज़ है। तो राजस्थान की सरकार को उनको भी बराबर से बजट देना चाहिए, बराबर से देखना चाहिए, उनके हिसाब से भी कार्य होने चाहिए। लेकिन जो प्रपोजल या जो बनाकर हमारे आदरणीय विधायक जी देते हैं, उसको राजस्थान सरकार, आदरणीय गहलोत जी की सरकार रुकावटें पैदा करती हैं, और ये सही बात है। पानी चुनावों से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है अलवर में। पार्टी चाहे आपकी रही हो या कांग्रेस की रही हो, अलवर की जनता आज भी प्यासी की प्यासी है। आपसे ये समझना चाहूँगी कि एआरसीपी को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद चल रहा है, आखिरकार राजस्थान, अलवर की जनता कब तक यूं ही प्यासी रहेगी? देखिए, ये दायित्व तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का आता है। केंद्र सरकार से ज़्यादा, केंद्र सरकार के भी दायित्व हैं, दायित्व से दूर नहीं हटा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि कम से कम ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको उपलब्ध कराए। उनको उपलब्ध कराने में राजस्थान की सरकार नाकामयाब रही है, और केंद्र सरकार के तो एक तरह से गले पड़ती है। यानी कि गहलोत जी सुबह जब जगते हैं उससे यही सोचते हैं कि मोदी जी को किस किस पे कोसना है, चाहे वो वैक्सीन का मामला हो, चाहे कोरोना का मामला रहा हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला रहा हो, केवल और केवल यही देखते हैं। जहाँ तक पेयजल की बात है, पेयजल पर भी जो केंद्र सरकार ने डायरेक्शन दिए हैं मध्य, क्योंकि इंटर स्टेट मामला है एआरसीपी का, इंटर स्टेट मामले में उस परियोजना को उनके अनुरूप करने के लिए इनको राजस्थान की सरकार को कहा गया है, लेकिन वो प्रपोजल अभी तक नहीं भेज पाए हैं। तो ये जितना जल्दी करेंगे उतनी ही जल्दी केंद्र सरकार की तरफ से इसको राष्ट्रीय परियोजना की जहाँ तक बात है घोषित हो जाएगी। लेकिन राजस्थान की सरकार को इसमें पहल करना पड़ेगा। यहाँ जहाँ तक पानी, पेयजल का सवाल है, सीली सेड से पानी लाकर भी कुछ सालों के लिए, कुछ वक्त के लिए राहत दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए भी यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार राजस्थान की, वो आंख मूंद कर बैठी हुई है। जहाँ जो तालाब, जनजीवन, जो जल संरक्षण के साधन हैं, कम से कम 60-70 जोड़ अलवर में ऐसे हैं जिनकी वापस खुदाई करके, बावड़ी हैं, जोड़ हैं, इनको यदि वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में काम में लिया जाए तो अब नहीं तो 2-3-4 साल में मेरा मानना है कि जल स्तर यदि बढ़ता है तो पेयजल समस्या काफ़ी हद तक और अलवर से समाप्त कम हो सकती है। उसके अलावा जो वितरण व्यवस्था है, यानी कि आप ये देखिए कि पेयजल की समस्या तो है, लेकिन उसके बाद भी टैंकरों से तो आपूर्ति हो रही है। यानी कि पानी कहाँ से आ रहा है? कोई गोवा से तो आ नहीं रहा, कोई समुद्र में से तो पानी आ नहीं रहा। यानी कि पीएचडी यहाँ की फेल है, यहाँ की व्यवस्थाएं फेल हैं, वितरण व्यवस्था फेल है। टैंकर, प्राइवेट टैंकरों से आपूर्ति हो रही है, सरकार क्यों नहीं कर पाती? यदि वितरण व्यवस्था सही है तो सरकार भी आपूर्ति कर पाती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की यदि वितरण व्यवस्था सही हो, जनता की उसमें सहभागिता हो, कि हर वार्ड वाइज या इस तरह से कमेटी बनाई जाए कि किधर किस वक्त पानी खोलना है, कि किस वक्त कितना पानी कहाँ से भरा जाएगा, टंकी कहाँ से भरी जाएगी, जनता की सहभागिता करके यदि टीम बनाई जाए तो निश्चित रूप से पेयजल की व्यवस्था में सुधार हो सकता है। मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को ये आश्वासन देते हैं कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में जीत कर आती है तो अलवर प्यासा नहीं रहेगा? निश्चित रूप से आश्वासन देते हैं। जीत कर आती नहीं है, हम लोग जीत कर आ रहे हैं। राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी को 3/4 बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाने का आदेश या जनादेश दे रही है, देने जा रही है। और निश्चित रूप से आश्वस्त करते हैं कि चाहे किसी भी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अलवर में पेयजल समस्या को जड़ से समाप्त किया जाएगा। इस बारे में एक बात और कहूँगा कि हमारी सरकार, चाहे भारत में देख लो, कि पंचवर्षीय योजनाओं में काम नहीं करती। मोदी जी ने जितने भी काम लिए हैं, चाहे 18,000 गाँवों में बिजली नहीं थी, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन थे, या जितने भी काम लेते हैं उनके उन्मूलन पे ही बात करते हैं कि ख़त्म कब करोगे।
20,000 कनेक्शन देने के 5 साल में हम 4,000 दे देंगे। अब तक पंचवर्षीय योजनाओं पर काम होते आए थे, लेकिन मोदी जी की सरकार या हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखती है। तो इसी रूप तरह से हम अलवर में भी पेयजल की समस्या को चाहे किसी भी तरह से करें, जड़ से ख़त्म करने का भरपूर प्रयास करेंगे। वैसे ही पीएम मोदी जी ये कह चुके हैं कि जिस चीज़ का मैं शिलान्यास करता हूँ उसका उद्घाटन भी मैं ही करता हूँ। पार्टी की बात कर लिए, थोड़ी बात मैं आपके बारे में करना चाहूँगी। लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने और टिकट मांगने का अधिकार है। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों खासी चर्चा है अलवर शहर से आपकी टिकट की दावेदारी की। मौजूदा विधायक भी आप ही के पार्टी के हैं, संजय शर्मा जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि राह मुश्किल हो सकती है आपकी? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अनुशासित तरीके से रहता है। जहाँ तक रही मौका मिलने की बात, आज मान लो मेरे को जिला महामंत्री का दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ है, मैं निश्चित रूप से उसके निर्वहन में अपनी पूरी जी जान ताकत पूरे लगाता हूँ और लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पार्टी नहीं है। हम राष्ट्रीयता की भावना को लेकर इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है और उसके बाद पार्टी है, उसके बाद परिवार है। तो पार्टी जो भी हमें दायित्व देगी, आगे आने वाले समय में भी जो भी दायित्व देगी, जैसा भी आदेश होगा उसके लिए हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे। हमारे लिए लेकिन एक ही प्रत्याशी है, कमल का फूल। कमल के फूल के लिए चुनाव लड़ेंगे, कमल के फूल के लिए चुनाव लड़वाएंगे, कमल के फूल को ही जिताएंगे। चलते चलते मैं चाहूँगी आप हमारे एयरटेल चैनल के माध्यम से चुनाव से पहले प्रदेश की जनता, शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरी प्रदेश की जनता, शहर की जनता और खासकर युवाओं से विशेष अपील रहेगी कि हम विकसित राष्ट्र 2047 का सपना देख रहे हैं, उस राह पे चल पड़े हैं। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले से जो पंच प्राण बताए थे, उसमें सबसे पहला विकसित भारत 2047, क्योंकि हम 65% युवाओं के साथ भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारे लिए स्वर्णिम काल है। क्योंकि चीन भी जब विकसित हुआ था तो उसमें भी लगभग 60-65% युवा थे और किसी भी राष्ट्र के विकास में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो 65% युवाओं के साथ हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। विकसित भारत 2047, विरासतों पे अपने पे गर्व करना और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना, ये हमारे पंचप्राण आदरणीय मोदी जी ने दिए हैं। एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि युवाओं के आइकॉन मोदी जी हैं भारत में, और ये शायद विश्व में पहला ऐसा अवसर होगा कि 70 साल की उम्र का व्यक्ति युवाओं का आइकॉन हो। क्योंकि या तो कोई युवाओं के आइकॉन सेलिब्रिटी होते हैं या फिल्म स्टार होते हैं या क्रिकेटर होते हैं, लेकिन आज भारत में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग गर्व से कह सकते हैं कि युवाओं के आइकॉन मोदी जी हैं। उसके पीछे कि जो उनकी रिस्क लेने की क्षमता है, जो उनके काम करने की क्षमता है, जो उनके 18-19 घंटे काम करने की क्षमता है, वो निश्चित रूप से इतने सराहनीय कार्य हैं कि उनका कोई सानी नहीं हो सकता, कोई जवाब नहीं हो सकता। तो मेरा सभी से ये अपील है कि हम विकसित भारत 2047 की राह को आसान करें। तो ये थे हमारे साथ पवन जैन जी, जिनका कहना है कि इस समय कोई संदेह नहीं है कि 2023 के आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी एक बड़ी जीत। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, एटीएल न्यूज़।